हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर 10 द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये चैप्टर समझाने वाली हूँ। तो देखिए, जो चैप्टर है वो मैं आपको नोट्स की हेल्प से समझाने वाली हूँ। और देखिए, सारी इंपॉर्टेंट जो हेडिंग्स है वो मैंने कैपिटल लेटर्स में मेंशन करी है। उसके अंदर का जितना भी कंटेंट है वो मैंने पॉइंट्स में मेंशन किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम है द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इट मीन्स कि ये जो दो वर्ड्स हैं ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में यही समझेंगे ये किस तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, क्या सरकार का क्या काम होता है, क्या आर्थिक विकास जो है वो सरकार से रिलेटेड है, क्या सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आर्थिक विकास को बढ़ाए। ठीक है, क्या और वास्तव में आर्थिक जो विकास है यानी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, क्या फिर सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाई जाती है या नहीं बढ़ाई जाती है। क्या ये एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी गवर्नमेंट की। जब आप अपनी सरकार को चुनते हो तो क्या आप ये उम्मीद करते हो अपनी सरकार से या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में लिखा ही हुआ है कि इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमें पता ही है कि जो गवर्नमेंट होती है वो एक इंपॉर्टेंट और एसेंशियल कंपोनेंट होती है देश की, और ये एक इंस्टीट्यूशन है जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डिसीजंस जो होती हैं किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए, उस पर राज करने के लिए, उसको किस तरह से कार्यरत करनी है, तो इसके लिए ये पॉलिटिकल जो एक ये इंस्टीट्यूशन होती है गवर्नमेंट, ये सारे ये काम करती है। यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल डिसीजंस की जो जिम्मेदारी होती है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट के ऊपर होती है। अब आते हैं नीड फॉर अ गवर्नमेंट। तो नीड क्या है, सरकार की क्यों हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या कोई देश बिना सरकार के नहीं चल सकता है। तो देखिए, इन एनी सोसाइटी, आप किसी भी सोसाइटी में जाएंगे तो आप देखोगे कि इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अ वास्ट नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स कैन नॉट बी द सेम। क्योंकि किसी भी देश में आपने देखा होगा बहुत तरह के डिफरेंट लोग होते हैं वहाँ पे, जो डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट और रिलीजन के होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, उनके जो भी हित है, उनके जो भी इंटरेस्ट है, जैसे जो आप चाहते हो शायद वो आपका दोस्त नहीं चाहता, वो आपका पड़ोसी वो चीज़ नहीं चाहता होगा जो आप चीज़ चाहते हो, जो आपकी प्रायोरिटी है। तो इसी तरह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूसरे की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से जो इंटरेस्ट है, मतलब जो चीज़ आप चाहते हो अपनी भलाई के लिए, और जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब डिफरेंट होती हैं। तो किसी की भी सेम नहीं होती कंट्री में। अच्छा, जब सबके इंटरेस्ट और प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं तो इससे क्या होता है, तो सेकंड पॉइंट बता रहा है इस चीज़ को कि इससे क्या होता है, इससे क्लैश हो जाते हैं। ठीक है, क्लैश होता है इंटरेस्ट का, और इसके वजह से क्या होता है ना कि आपके घर में ही अगर आपके भाई बहन को भी अगर कोई चीज़ चाहिए और आपको कुछ और चाहिए तो फिर क्या होता है ना, झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या है ना, कंट्री में भी जब डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट इन द सेंस की थिंकिंग, ठीक है, सबकी थिंकिंग अलग होती है। तो इस वजह से क्या होता है, जो क्लैश हो जाते हैं उनके इंटरेस्ट के बीच में, और इस वजह से काफ़ी बार उनमें मतभेद और झगड़े फसाद हो जाते हैं। और आपने एक कंडीशन देखी होगी कि किसी तरह का जब नियम कानून भी की भी वो अवहेलना करते हैं, कोई नियम कानून नहीं होता वहाँ पे, वो किसी को मानते भी नहीं है, और वो अपने हितों को पाने के लिए दूसरे से झगड़े करने के लिए तैयार रहते हैं, मारपीट करने के लिए तैयार रहते हैं। अब इसके लिए देखिए, जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है, जिस तरह से आपके घर में आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको डांटते होंगे, एक लॉ एक ऑर्डर को मेंटेन करके रखते होंगे कि हाँ, बड़ा भाई है या बड़ी बहन है तो हाथ नीचे लाना या डांटना मत, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से देश में भी जब इस तरह के छोटे मोटे झगड़े या फसाद होते हैं तो बहुत ज़रूरत पड़ती है किसी तरह के लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने की, या उसको रीस्टोर करने की। यानी जो नियम कानून आपने पहले नहीं माने तो शायद अब हमें और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा सरकार को, और अच्छे से लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा, उनको और अच्छे से नियम कानून बनाने पड़ेंगे। इसके लिए देखिए, टू इंश्योर कॉपरेशन अमंग द पीपल, इसके लिए एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि सरकार जो भी नियम कानून बनाती है तो उसके वजह से जो कॉपरेशन है, लोगों में सामंजस्य जो है वो भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है, वो उसको फॉलो ही ना करे। तो आपस में मिलजुल के रहने के लिए भी कुछ कानून बहुत ज़रूरी है जो गवर्नमेंट को बनाने चाहिए, जिससे कि लोगों का आपस में मतभेद ना हो, किसी तरह का झगड़े फसाद ना हो, और सब लोग मिलजुल के रहें, आपस में कॉपरेट करके रहें। ठीक है, इसके बाद है टू मेक कलेक्टिव डिसीजंस। इसके साथ ही सरकार को बहुत बार कलेक्टिव डिसीजंस भी लेने होते हैं। इसमें कलेक्टिव डिसीजंस देखिए, हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सरकार को यहाँ पे ऐसे फैसले लेने होते हैं जिससे सभी का भला हो। ठीक है, तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी में देखना होता है कि क्या क्या ऐसी नीड्स हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के अगर वो हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दें, सरकार अगर सॉर्ट आउट कर दे, उससे रिलेटेड कोई फैसला ले तो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को उससे फ़ायदा पहुँचे। तो ऐसे कलेक्टिव डिसीजंस जो होती है सरकार लेती है, बहुत सारे फैसले उन्हें लेने होते हैं।
क्योंकि इतने लार्ज कंट्री इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन तो संभालना इतना आसान काम नहीं होता। तो ऐसे ही जितने भी काम जो ऑर्गेनाइजेशन करती है, और ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ये जो भी काम जितने भी अभी हमने काम पढ़े और जितनी भी ज़रूरतें पड़ी, इनको जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है उसी को हम गवर्नमेंट यानी सरकार बोलते हैं। अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के क्या क्या मेन फंक्शंस हैं, तो देखिए ये सारे आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। आपसे गवर्नमेंट पूछा जा सकता है, आपसे फंक्शंस पूछे जा सकते हैं गवर्नमेंट के। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं और मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इन्हें एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर ऐसे पूछ लेते हैं अगर कि गवर्नमेंट बताओ और फंक्शंस बताओ, तो आप ये सारे लिख सकते हो, बट अगर पर्टिकुलरली फंक्शंस पूछे तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होगा। तो देखिए सबसे पहला जो फंक्शन है गवर्नमेंट का वो है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, यानी नियम और कानून को पूरी तरह से मेंटेन करके रखना, उसकी अच्छे से स्थापना करना, उसको फॉलो। ऐसा नहीं कि सिर्फ कागजों में नियम और कानून बने हुए हैं और प्रैक्टिकली लाइफ में कोई इसको फॉलो नहीं करता, कोई अपनी लाइफ में उसको इस्तेमाल नहीं करता, किसी तरह से उसको यूज ही नहीं करता। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर किसी को अगर लॉ एंड ऑर्डर बनाया है, कोई भी नियम कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा, तो उसको हर किसी को फॉलो करना है उसको, और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको चेकआउट करते रहे हर जगह पुलिस के द्वारा कि हर कोई कानून जो है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल हेलमेट का होता है कि हाँ आपको हेलमेट पहन के जाना है, तो आपको ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ना है। तो ये सारी जो चीज़ें, ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है सरकार के द्वारा कि वो चेक करे कि जो नियम कानून बने हैं सिर्फ वो कागजी तौर पे ना हो, वास्तव में आम पब्लिक जो है वो उसका इस्तेमाल भी करे और अपने बिहेवियर में उसको लाए भी, जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो मेंटेन रहे। अदरवाइज जब हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उन्हीं का नुकसान है, और साथ ही जब एक्सीडेंट होगा तो खुद की तो जिंदगी वो दांव पे लगाएंगे ही, और जो बाकी लोग हैं जो रोड पे चल रहे हैं उनकी भी जिंदगी खतरे में है। इसी के साथ ही दूसरे पॉइंट पे आते हैं, तो ये है प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज। तो देखिए बेसिक फैसिलिटीज आपने कई बार पढ़ा होगा, हर एक इंसान की बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसमें कार, मोटरसाइकिल या बहुत बड़ा बंगला नहीं आ रहा है। बेसिक फैसिलिटीज से आपका मतलब है, यहाँ पे जो मतलब है वो है रोटी, कपड़ा, मकान और आजकल दवाइयाँ, ठीक है, क्योंकि आजकल इतनी बीमारियाँ इतनी बढ़ गई हैं। तो ये चार बहुत ही बेसिक फैसिलिटीज़ हैं और बेसिक नीड है, ठीक है, जिसको हर किसी को मिलना चाहिए। एक उसका अधिकार भी होता है, एक राइट भी हो जाता है, उसका फंडामेंटल राइट भी हो जाता है। तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो हमारी सोसाइटी में जो ये सारी फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये बेसिक फैसिलिटीज़, एटलीस्ट ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ है रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, और साथ ही दवाइयाँ, ये उनको प्रोवाइड की जाए। फिर आते हैं टेकिंग एक्शन ऑन सोशल इश्यूज। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे, कभी कभी आपने देखा होगा सडनली कुछ ना कुछ सोशल इश्यूज उठ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे जब सोशल इश्यूज, देखिए नाम देखिए सोशल इश्यूज, यानी वो इशू जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, सोसाइटी के लोगों से रिलेटेड हो। तो अगर अर्ली टाइम में चले जाएं तो देखिए आपने पढ़ा होगा सती प्रथा के बारे में, पर्दा प्रथा के बारे में, ठीक है, आजकल 3 तलाक के बारे में आपने थोड़ा सा सुना होगा। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सोशल इश्यूज होते हैं, ठीक है। वीमेन की सेफ्टी को लेकर काफ़ी बार सोशल इश्यूज उठते हैं इस तरह के। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट सरकार होती है और जो अपोजिशन भी होती है वो जब देखते हैं कि हाँ इस तरह के सोशल इश्यूज उठ रहे हैं, तो उस पर कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है, ठीक है। तो सरकार उस चीज़ पे फैसला लेती है। अगर सरकार नहीं लेती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी लेता है, और वो भी एक ऑर्डर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कि ऐसे ऐसे इश्यूज हो रहे हैं, तो आप उस पर थोड़ा सी कार्रवाई करिए, आप उसमें लॉ और ऑर्डर थोड़ा सा कानून बनाइए। फिर इसके बाद देखिए आता है नेक्स्ट अंडरटेकिंग रिलीफ मेजर्स। तो देखिए रिलीफ मेजर्स क्या है, आपने कई बार देखा होगा बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ जाती है, कभी कभी आपातकालीन काल आ जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ों की नीड पड़ जाती है, ठीक है। एक नॉर्मल टाइम होता है तो लोगों के पास रोटी, कपड़ा, मकान ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो आम आदमी है, ठीक है, जो थोड़े से एवरेज और रिच है। बट कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसी आपातकालीन स्थिति हो जाती है, जैसे अब मान लीजिए अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, और आजकल कोरोना चल रहा है। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो रिलीफ मेजर्स यानी जो सुविधाएं लोगों को पहुंचानी है, वो काम किसका है, वो भी सरकार का काम है कि सरकार ये सारी सुविधाएं जो है वो लोगों को प्रोवाइड करे। अब आते हैं प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज। तो बिल्कुल देश की जो बाउंड्रीज है, सबसे जो मेन एम है सरकार का, सबसे मेन जो गोल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी देश की सरकार का, वो होना चाहिए अपने देश की बाउंड्रीज की रखवाली करना, प्रोटेक्ट करना। क्योंकि देखिए देश है तो सब है, देश नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
नागरिक कहाँ, नागरिकों की पहचान क्या है, उसका देश पहचान है। अगर देश की बाउंड्रीज पे आके आक्रमण हो जाता है, दूसरे देश के जो लोग हैं, जो फौज है वो वहां पे आक्रमण कर देती है और कब्जे में कर लेती है, तो आपका देश कहाँ बचा। और जब आपका देश नहीं बचा तो आप इस देश के नागरिक भी नहीं बचे। तो ये याद रखिएगा कि प्रोटेक्शन जो है बाउंड्रीज का वो बहुत जरूरी है, और सरकार वही बहुत अच्छी होगी जो आपके बाउंड्रीज को जो है वो प्रोटेक्ट करे। ऐसा ना हो कि दूसरे देश की जो सेना है वो ज्यादा पावरफुल होके आपके एरियाज को अपने कब्जे में ले ले। तो ये तो बिल्कुल सरकार की हार होगी और आपकी तो बिल्कुल जीत नहीं हो सकती। फिर आते हैं मेकिंग रूल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है, सरकार का फंक्शन है कि उसको कानून बनाने चाहिए। अगर उसे लगता है देश के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए अगर थोड़े स्ट्रिक्ट कानून बनाने पड़े, चाहे कितना भी विरोध हो, अगर बनाने हैं तो फिर बनाए। इसके बाद आते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल तो जनता समझ ही जाएगी कि हाँ हमारी भलाई के लिए। क्योंकि देखिए कभी भी कितने भी आप पहले चले जाइए तो पुराने टाइम पे भी तो कितने भी इन्वेंशन हुए, कोई भी नई चीज़ का आविष्कार हुआ या किसी भी महान साइंटिस्ट ने कुछ कहा तो लोगों ने उसको हंसी में उड़ाया है, मजाक में उड़ाया है और इग्नोर भी किया है, ठीक है। पर बाद में लोगों ने समझा है कि उसकी क्या वैल्यू थी। तो ठीक है, जो अच्छा काम है वो करते रहिए, कभी ना कभी उसकी पहचान, कभी ना कभी उसकी आइडेंटिफिकेशन जरूर होगी। अब आते हैं इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए इकोनॉमिक प्रेजेंस जो क्या होनी चाहिए गवर्नमेंट की। तो सबसे पहली बात कि एक गवर्नमेंट तभी इफेक्टिवनेस हो सकती है जब वो एबिलिटी टू वर्क टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी लोगों की भलाई के लिए सबसे ज्यादा काम करे। सोशल वेलफेयर जो है वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब इकोनॉमिक प्रेजेंस हो गवर्नमेंट की, यानी इकोनॉमिक तौर पर जो गवर्नमेंट है वो कार्यरत हो, ठीक है। जो भी टैक्स हम देते हैं उसको ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी जेबें भरे, अपने घर के बंगले, अपने जो बंगले हैं वो बनाते रहें, उसको सजाते रहें, ऐसा नहीं है। जो भी पैसा होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकार को लोगों की भलाई के लिए लगाना चाहिए। अच्छी सड़कें बनानी चाहिए जिससे और डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोगों को बेसिक जो नीड्स हैं वो मिलनी चाहिए जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो सके। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटीज़, जो कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो उन्हें क्या क्या काम करने हैं। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी के लिए, वो उन्हें करने चाहिए, ठीक है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, एजुकेशन हुआ, हेल्थ केयर है, वाटर सप्लाई है, पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। तो ये सारी के सारी इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटीज़ में आती हैं जो कि किसी भी देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये सरकार की जिम्मेदारी भी है, प्रायोरिटीज़ भी है कि वो ये सारी सुविधाओं को, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, ये पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं जो लोगों को ये प्रदान करें। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए किसी भी देश का इकोनॉमिकली विकास कैसे होगा। इकोनॉमिकली मतलब पैसों के रूप में कि अगर आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आज कर दिया तो आम पब्लिक जो है उस चीज़ की मदद से और ज़्यादा पैसा कमाएगी, ठीक है, और इकोनॉमिकली जो है बहुत ज़्यादा डेवलप भी कर जाएगी। तो इसमें सबसे पहले पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी आपका। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें रेफर्स टू एनर्जी, एनर्जी को कलेक्ट करना और यूज़ करना, ऑपरेट करना मशीन्स को, और साथ ही हाउस होल्ड अप्लायंसेज, यानी देखिए घरों में देख लीजिए या इंडस्ट्रीज में देख लीजिए, इंसानों ने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें सब कुछ बना दी हैं, ठीक है। बट आपको समझना है अगर लाइट ना आए, इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो, तो क्या ये सब चीज़ें चल पाएंगी। आपका जो इन्वर्टर है, मान लीजिए आप कहोगे अच्छा लाइट नहीं है, ठीक है इन्वर्टर तो है, इन्वर्टर से काम चल जाएगा, बट देखिए इन्वर्टर जो है वो भी तो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी से ही तो होता है। तो आपको ये एश्योर करना है, गवर्नमेंट को भी एश्योर करना है कि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी हो, जिससे कि जो लोग हैं वो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज भी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से सारी मशीनें चलती हैं, और मशीनें चलेंगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। घरों के भी जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं वो भी चलेंगे और लोगों की जो लाइफ है वो थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाएगी, ठीक है, वो और ज़्यादा काम कर सकेंगे। इसके बाद आते हैं, ये एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बिल्कुल लोगों की जिंदगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी हद तक निर्भर करती है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट। तो बिल्कुल एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है किसी भी एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि देखिए सारे के सारे आप बिजनेस देख लो, हर चीज़ देख लो, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जॉब करनी है, अगर आपको कहीं और फैक्ट्रीज हैं दूर दराज के इलाके में, वहाँ जाके काम करना है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अगर आपको अपना सामान जो है खेतों से, ठीक है, जो फसल है वो इंडस्ट्री में भेजनी है, जैसे कॉटन है, ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल के लिए अगर कॉटन जो है वो खेतों से भेजनी है हमें
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, तो उसके लिए आप रुई भेजोगे वहाँ पे, फिर वहाँ पे जब कपड़ा बन गया, टेक्सटाइल बन गया, तो उसके बाद वो सेल करने के लिए मार्केट में भेजेंगे। तो इस भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए और उसके लिए रोड सिस्टम जो है, रेलवे सिस्टम है, वाटरवेज है, एयरवेज है, तो ये सब प्रॉपर होने चाहिए जिससे कि लोग अपने सामान को बाहर देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकें और अंदर भी कर सकें, जो रॉ मटेरियल है उसको इंपोर्ट कर सकें। तो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री भी कहते हैं। आप क्लास 10th में इसके बारे में काफ़ी कुछ और भी पढ़ोगे, तो याद रखना कि ट्रांसपोर्टेशन में रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज आते हैं। अब आते हैं रोडवेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रोडवेज जो है, देखिए किसकी जिम्मेदारी है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की जिम्मेदारी है कि वो रोड्स को बनाए, ठीक है। इस तरह के पॉलिसीज हो, जो प्रोग्राम्स होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, तो उसको फॉर्मेट करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, उन पॉलिसीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा में लाएं और उसको बनवाएं, ठीक है, उसको पास करवाएं। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है उसका वर्ल्ड में। और कंट्रीज़ के रोड नेटवर्क में कौन कौन सी रोड्स आती हैं, तो ये है नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स, ठीक है। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप बॉर्डर रोड्स भी इसमें पढ़ोगे, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज भी पढ़ोगे। तो ये क्लास 10th में है, तो कोई नहीं, अभी थोड़ा सा भी आप जान लो। फिर आते हैं आप रेलवेज, तो देखिए जो भी आप पढ़ते हो याद रखिएगा क्योंकि हायर क्लासेस में टॉपिक्स फिर से रिपीट होंगे। रेलवेज आते हैं, तो रेलवेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर। फ्रेट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान ढोने के लिए, ठीक है। भारी भरकम जितने भी सामान होता है, आपने देखा होगा कि गुड जो रेलवेज होते हैं वो इन सामानों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इट ब्रिंग्स पीपल भी जो है वो एक साथ आते हैं और दूर दराज के, रिमोटेस्ट मतलब दूर दराज के जो इलाके होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी लोगों को ईजिली वो रेलवेज के द्वारा वो पहुँच जाते हैं। जो रेलवे है वो एक वाइटल यानी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे भी जो सामान है वो रॉ मटेरियल जो है दूर दराज के इलाके में पहुंचाने के लिए रेलवे जो है बहुत काफ़ी हेल्प करती है। और इंडस्ट्रीज भी अपना सामान बेचने के लिए मार्केट जो दूसरे स्टेट या दूसरे जगह पे है, तो वहाँ पे बेचने के लिए जो है, भेजने के लिए जो है वो रेलवे का यूज़ करते हैं। और एक बात ये भी है कि रेलवेज में थोड़ा किराया भी सस्ता होता है। अब आ जाते हैं वाटरवेज, तो वाटरवेज जो है शिपिंग भी जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, इंडिया के इकोनॉमी में। और ये बहुत सस्ता भी है, पोल्यूशन फ्री है, इतना पोल्यूशन भी नहीं करता है, इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो बहुत चीप है बाकी सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से। लार्जेस्ट मर्चेंट शिपिंग फ्लीट जो है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज़ की तुलना में। और इसमें शिपिंग फ्लीट यानी जो टुकड़ियाँ हैं, ठीक है, शिपिंग फ्लीट्स की। और इंडिया के पास 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं, ठीक है, अंडर द परव्यू मतलब सीमा में, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में जो है वो 12 मेजर पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं। उसके साथ ही 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, यानी ये माइनर पोर्ट्स हैं, छोटे मोटे जो पोर्ट्स हैं। बाकी 12 जो हैं आपके मेजर पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, और बाकी जो है ये 200 नॉन मेजर सी पोर्ट्स हैं। तो ये भी आप क्लास 10th में काफ़ी कुछ पढ़ोगे, मैप वर्क भी यहाँ से आता है। इसके बाद आते हैं एयरवेज के बारे में, तो देखिए इसकी जिम्मेदारी किसके पास है, तो एयरवेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पास। इनका काम है कि इस तरह के स्कीम्स को जो है वो फॉर्मुलेट करें, इम्प्लीमेंट करें और एक्सपेंशन करें, एयर ट्रांसपोर्ट को और बढ़ाएं। एयर ट्रैवल जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन जो आम नागरिक हैं इंडिया के, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बट अब थोड़ा सा टाइम के साथ, बदलाव के साथ देखा गया है कि जिस तरह से प्राइवेट एयरलाइंस आ गई हैं और कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, तो जो फेयर्स है, जो किराया है, वो बहुत थोड़ा सस्ता हो गया है, जिसकी वजह से आज शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो इजीली ट्रैवल कर लेते हैं एयरलाइंस के थ्रू। एज अ रिजल्ट जो है ये देखिए वही है, कॉम्पिटिटिव प्राइजेस जो हैं वो कम हुए हैं और ट्रैवल ईजियर हो गया है और एसेसिबल हो गया है। एसेसिबल मतलब हर एक इंसान की पहुंच में हो गया है और वो चाहे तो वो अफोर्ड कर सकता है अगर उसे कहीं जाना है अर्जेंटली। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ ही एयरवेज देखिए, दूर दराज के इलाके जहाँ पे रेलवेज, रोडवेज अपनी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो वहाँ पे एयरवेज सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज पे हमारे जो सैनिक हैं उनको। कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, तो देखिए कम्युनिकेट करना एक दूसरे से, जिस तरह से मैं आपसे अभी कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो ये भी एक जरिया है। जब आप स्कूल में जाते हो, क्लास में बैठते हो, तो आपके टीचर्स आपसे कम्युनिकेट करते हैं, मोबाइल से करते हो, व्हाट्सएप से आप करते हो, ठीक है, जूम से आप करते हो कम्युनिकेट। तो ये सारे वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। न्यूज़पेपर्स हो गया, टेलीविजन हो गया, ठीक है, रेडियो हो गया,
कम्युनिकेशन में भी देखिए पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, मास कम्युनिकेशन होता है। पर्सनल जब एक या दो या तीन लोग बात कर रहे हो, और मास कम्युनिकेशन जब हम बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो, ठीक है, लाखों करोड़ों लोगों से बात कर रहे हो, तो उसको हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं, क्योंकि मास का मतलब ही होता है बहुत सारे लोग। अच्छा, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है वर्ल्ड में। इंडिया बहुत ही डेवलप्ड है वर्ल्ड क्लास टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिफ्थ लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस जो है मार्केट में इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया के पास है ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे रेडियो टेलीविजन, ये आपको सब पता है, कॉमन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके बाद आते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एकदम सोसाइटी के हर एक लोग से रिलेटेड है, और ये चीज़ें नहीं मिले तो शायद लोगों की ज़िंदगी इतनी आसान और इजी ना हो। तो हेल्थ पे आ जाते हैं। तो हेल्थ देखिए हम जनरली बोलते हैं कि अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह की इंजरी नहीं है, तो वो हेल्दी है, ठीक है। तो हेल्थ का सिर्फ कंसर्न सिर्फ डिजीज से नहीं होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी को बीमारी नहीं है कोई बहुत बड़ी तो वो बीमार नहीं है। अदर जो फैक्टर्स हैं वो भी इंसान की फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है उसको इफेक्ट करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस फूड, प्रॉपर शेल्टर एंड अ लाइफ विदाउट मेंटल स्ट्रेन, यानी किसी तरह की मेंटल टेंशन ना हो, उसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले, सैनिटेशन प्रॉपर जो है साफ सुथरी जगह हो हर जगह, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले, सफिशिएंट न्यूट्रिशियस फूड मिले, और प्रॉपर शेल्टर मिले, ठीक है, रहने की जगह मिले। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये भी एक इंसान की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं और इंपॉर्टेंट भी होती है। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीज़ों के लिए वो प्लान करे, इम्प्लीमेंट करे और मॉनिटर भी करे स्कीम्स, जो भी वो स्कीम्स बनाती है लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, उस स्कीम को चेकआउट भी करे, ठीक है, मॉनिटर भी करते रहे कि क्या सिर्फ कागजी तौर पे तो नहीं उन्होंने पैसा गवाया है, खर्च किया है, क्या वास्तव में लोगों को ये सारी सुख सुविधाएं मिली या नहीं मिली, ठीक है। तो अब इसमें देखिए सेटअप अप, इसके लिए सरकार क्या क्या काम करती है। तो हेल्थ सेंटर्स को सेटअप करती है, हॉस्पिटल्स को सेटअप करती है, लेबोरेटरीज को सेटअप करती है जहाँ पे टेस्टिंग होती है रिपोर्ट्स वगैरह के लिए, एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, ब्लड जो होता है ब्लड लाइफ विदाउट मेंटल स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ये। तो यहाँ पे देखिए मेंटल स्ट्रेन की जो एक इंसान की लाइफ है, ठीक है, तो एक मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। देखिए जो ब्लड है वो भी आपको हॉस्पिटल्स वगैरह से मिलता है जब आपको नीड पड़ती है किसी भी एक्सीडेंटल केस में और ऑपरेशन टाइम पे, तो ये भी हॉस्पिटल्स जो है वो जो सरकार है वो प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही लाइफ जो है आपकी, ठीक है, तो ये ब्लड और लाइफ है, ठीक है, तो कॉमा है यहाँ बीच में। तो लाइफ विदाउट मेंटल स्ट्रेन, तो लाइफ जो है आपकी विदाउट किसी भी स्ट्रेन की होनी चाहिए, आपको किसी तरह की टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी लाइफ में होंगी तो आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों के लिए, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग स्कीम्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। और इसके साथ ही इन्होंने भी हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज जो हैं फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड जो है और जो बैंक्स हैं एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने भी सेटअप करी हैं। और इन ऑर्डर टू रन सच हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इन सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को देखिए बिल्डिंग तो बना दी उन्होंने, काम कौन करेगा वहाँ, तो हेल्थ वर्कर्स जो हैं, जो इंसान है, जो ह्यूमन कैपिटल है, वो वहाँ काम करेंगे। नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो सारे इसके लिए रिक्वायर्ड हैं और वो ये सारी चीज़ों को, सुविधाओं को लोगों को प्रदान करेंगे। अब आते हैं वाटर सप्लाई पे। देखिए वाटर एक बहुत ही एसेंशियल फीचर है, एसेंशियल चीज़ है लाइफ और गुड हेल्थ के लिए। अगर सबको अच्छा साफ सुथरा पानी मिले तो आई थिंक बहुत सारी बीमारियाँ तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की जो बेसिक नीड्स होती हैं, ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा, ये भी पानी से ही पूरी होती हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है अगर हमें मिल जाए तो बहुत सारी जो बीमारियां जैसे डायरिया है, डायसेंट्री है, कॉलेरा है एक्सेट्रा है, ये सारी बीमारियां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। इंडिया जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे होते हैं ऑफ दिस डिजीजेस, इन डिजीजेस के, यानी यहाँ पे साफ सुथरा पानी बहुत मुश्किल है मिलना। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के देखा गया ओवर जो 1600 पीपल है, मोस्टली चिल्ड्रन जो हैं वो इसी वजह से मरते हैं एवरी डे बिकॉज ऑफ दिस वाटर बॉर्न डिजीजेस, पानी के द्वारा उत्पन्न इस बीमारियों की वजह से। अब जो है सरकार ने एक और रोल यहाँ पे प्ले किया है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है ये वो फंडामेंटल राइट बना दिया है ताकि इतनी सारी मृत्यु ना हो। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो राइट टू वाटर है ये एक पार्ट बन गया है राइट टू लाइफ के अंदर, और अंडर किस आर्टिकल के, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इसके द्वारा इसका मतलब ये है कि हर एक पर्सन का, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, हर किसी को एक सफिशिएंट अमाउंट जो वाटर उसको चाहिए एक अफोर्डेबल प्राइस पे वो उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिल जाए। तो ये जिम्मेदारी भी है सरकार की और ये एक इंसान का बेसिक राइट भी है। अब आते हैं सैनिटेशन, ठीक है, साफ सफाई के बारे में। तो सैनिटेशन देखिए एक बहुत ही ज़रूरी इक्विपमेंट है, सिस्टम है जो
हर जगह को साफ सुथरा रखना जिससे कि लोगों में बीमारियां ना फैलें, ठीक है, स्पेशली जो रिमूविंग ह्यूमन वेस्ट। और इसके लिए देखिए सरकार भी बहुत काम कर रही है, बट जब तक आम आदमी काम नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके लिए देखिए वाटर बॉर्न डिजीजेस को भी प्रिवेंट करना ज़रूरी है। और एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है सुलभ इंटरनेशनल जो है वो एक कमेंडेबल काम कर रही है इस रिगार्ड में, साफ सफाई में को करने में। और देखिए ये एक गवर्नमेंट के थ्रू नहीं रन कर रही जा रही है, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने बोला ना कि आम आदमी भी इसमें सहयोग दे। तो सुलभ इंटरनेशनल जो है उन्होंने क्या किया इसके लिए, उन्होंने 7,500 जो है पब्लिक टॉयलेट्स ब्लॉक्स बनाए हैं और 1.2 मिलियन प्राइवेट टॉयलेट्स इसके लिए बनाए हैं। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सैनिटेशन जो है मोर देन 10 मिलियन पीपल को वो दे रहे हैं और लोग इसको एसेस भी कर पा रहे हैं, उन तक ये सुविधाएं पहुंच पा रही हैं। एजुकेशन पे आ जाए तो देखिए ये भी बेसिक नीड है और पब्लिक फैसिलिटी है जो लोगों को मिलनी चाहिए। चलिए रिच लोग तो अफोर्ड कर लेंगे, पर गरीब लोग कहाँ से अफोर्ड करेंगे, बेसिक राइट है। हर किसी को बढ़ने के लिए, देश की तरक्की के लिए हर किसी का पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। तो बिफोर 1976 जो एजुकेशन था वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टेट गवर्नमेंट की, बट फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा संशोधन हुआ। और इसके इंक्लूडिंग इसके बाद क्या हुआ, ये जो एजुकेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दी। आपको पता होगा कुछ लिस्ट होती हैं जो काम सरकार करते हैं, सरकारों में काम विभाजित होता है, कुछ यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है, कुछ लोकल गवर्नमेंट के पास कुछ काम होता है। तो इस तरह से लिस्ट भी होती है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है और साथ ही आपकी रेजिडुरी लिस्ट होती है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी काम होते हैं उसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही सिर्फ ये जिम्मेदारी थी पहले, पर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के बाद कुछ जिम्मेदारी, आधी जिम्मेदारी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दी गई है। अब दोनों सरकारें मिलकर इसके लिए काम करती हैं पूरी कंट्री के एजुकेशन के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पढ़ें और स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो, लोगों को जॉब मिले। तो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, एक्सपेंड करती है एजुकेशन सिस्टम को भी। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स को कंस्ट्रक्ट किया, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी कंस्ट्रक्ट किया, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को भी सेटअप किया है, ताकि जो लोग हैं, बच्चे जो हैं, वो जाके वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकें, किस तरह का क्या काम है वो सीख सकें और उसके बाद वो जॉब ले सकें और अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकें। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद उन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, एजुकेशन को एकदम कंपलसरी कर दिया है। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए ये एक फंडामेंटल राइट भी बना दिया है, हर एक बच्चे का अधिकार भी है ये कि उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। और 2001 में एक सर्व शिक्षा अभियान भी लॉन्च किया है सरकार ने, और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत देखिए हर जगह स्कूल्स खोले गए हैं और साथ ही आपने मिड डे मील का नाम भी सुना होगा, बच्चों को लंच वहीं मिलता है, न्यूट्रिशियस फूड वहाँ दिया जाता है। कई स्कूल्स में अब अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही जो यूनिफॉर्म्स हैं, जो बैग्स हैं, है ना, स्टेशनरी, शूज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी बच्चों को मुफ्त जो है वो दी जाती हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों का इनरोलमेंट हो, स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन भी हो और संख्या ज़्यादा हो, जिससे लगे कि हाँ देश में बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं और सुधार हो रहा है। और इसका एम यही है कि प्रोवाइड करते हैं यूज़फुल, जो मैंने आपको बताया सारी यूज़फुल चीज़ें बच्चों को दी जाती हैं। और ये किस एज तक दी जाती हैं, 6 से 14 एज ग्रुप में। फिर आते हैं हाउसिंग के बारे में। तो देखिए हाउसिंग जो है रहने की जगह, शेल्टर एक बेसिक नीड होता है, रोटी कपड़ा मकान, जो मैंने आपको बताया था। तो अब जो है एजुकेशन भी इसमें बिल्कुल है। तो अब देखिए इस शेल्टर जो है, फूड और क्लोथिंग के बाद जो है नेक्स्ट शेल्टर आते हैं। ये स्टेट सब्जेक्ट है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये काम आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो फॉर्मुलेट करे पॉलिसीज रिगार्डिंग, ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लीमेंट करे, सोशल हाउसिंग स्कीम्स लाए, पर्टिकुलरली किसके लिए, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो गरीब लोग हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, जो शायद इतने जो शेड्यूल कास्टेज हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, वीकर सेक्शंस हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। तो अगर उनके पास घर नहीं है तो पहले देखना है कि पॉवर्टी के नीचे कौन कौन से लोग आ रहे हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें दी जाती हैं और इसमें सरकार खुद घर बनाती है, ठीक है, या सस्ते दामों पे जो है वो लोगों को देती है। तो हाउसिंग फॉर ऑल, कि हर किसी को घर मिले, एक उसके सर के ऊपर छत हो, तो ये एक प्रायोरिटी है सरकार की जो वो ये काम करती है। और इसके लिए जो है 20 लाख एडिशनल यूनिट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करी भी है गवर्नमेंट है, हर साल वो करते हैं। इसके साथ ही देखिए सबसे ये जितना भी हमने जितनी भी फैसिलिटीज़ पढ़ी, ठीक है, इससे लोगों आम जनता की भलाई हो रही है। आम जनता की भलाई के लिए सही सुविधाएं हैं जो सरकार प्रोवाइड करती है। और ये देखिए टैक्स के द्वारा ही होता है, जो अमीर लोग जितने भी हैं, सर्विस वाले लोग, वो अपना टैक्स देते हैं।
हर साल, और उसी से सरकारी सारे काम करती है। तो ये जितनी भी हमने फैसिलिटीज़ पढ़ी अभी, ये इन्हीं को हम पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। और याद रखिएगा, ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो ये प्रोवाइड होती हैं, एक बार जब प्रोवाइड हो जाती हैं तो सालों साल जो है हर एक इंसान इससे फ़ायदा उठाता है। ठीक है, एक बार हॉस्पिटल बन गया, एक बार स्कूल बन गया, तो उससे बहुत सालों तक लोग जो हैं पढ़ते लिखते हैं, इलाज कराते हैं, तो बहुत लोगों की भलाई इससे होती है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।